हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गरिमा गजब शेख और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। ऑर्गेनिज्म दैट कांट सीन विथ नेकेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनको केवल देखने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना पड़ता है, या फिर हम माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या होते हैं? बेसिकली इनको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा एल्गी और चौथा है प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सी अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट रहते हैं। फंजाई भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और प्रोटोजोआ जो कि एक एनिमल है वो भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो एनिमल्स हैं या जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनको हम 2 टाइप से देख सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर से हमारा क्या मतलब है? तो यूनिसेलुलर उन्हें बोलेंगे जो कि एक ही टाइप की सेल से बने हुए हों और उनमें सेल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो? 1 हो। अगर नंबर ऑफ सेल्स 1 है तो उसे हम किस में रखेंगे? यूनिसेलुलर में। और नंबर ऑफ सेल्स 1 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि फंजाई और एल्गी इनमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक होता है, एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसे भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं। उसका नाम है वायरस। वायरस क्या होता है? हमने सबने अभी एक्सपीरियंस किया है वायरस का, जैसे कि कोविड-19, तो वो भी एक वायरस है। तो सारे वायरस क्या होते हैं? ये नेचुरली तो क्या होता है? डेड होते हैं, लेकिन जब किसी होस्ट के अंदर ये चले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? ये लाइव होकर रिप्रोड्यूशन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इनकी संख्या में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी होती है, यानी ये संख्या बढ़ा लेते हैं। तो इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? किसी न किसी होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। बिना होस्ट सेल के ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए वायरस के लिए हम लिख सकते हैं रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट। इसके अब वायरस से हमें कौन कौन सी डिजीज होती है, तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, जुकाम वगैरह हो जाता है। तब मम्मी बोलते हैं ना कि एक तरफ से उसके ऊपर मत छीको, या किसी और की तरफ देख के मत छीको, अपने रुमाल को अपने पास रखो, अपने रुमाल को दूसरों को यूज़ ना करने दो। तो ये किस लिए देती हैं? ताकि वायरसेस फैले नहीं। अब वायरस फैलेंगे तो वो भी बीमार हो सकते हैं। उसके बाद में हम अगला जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती है? तो बैक्टीरिया से होती है टीबी, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको रहने के लिए ये कहाँ रह सकते हैं वो हम देखेंगे। तो जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं? तो ये आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, ये हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं, ये डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, और ये मार्शी लैंड में भी रह सकते हैं। और वायरस हमने देखा जैसे कि ये होस्ट बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सभी जगहों पर आसानी से पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ पर ये रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स और यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कहाँ का करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज़ में आते हैं। तो पहला आता है जैसे सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी से हमारा क्या तात्पर्य है? तो हमने जैसे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है कि सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है कि सॉइल में न्यूट्रिशन डालना। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे डालते हैं? माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स क्या कर देते हैं? इनकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? तो अब कोई डेंड या डेकाइन प्लांट वहाँ पर पड़ा हुआ है सॉइल में, तो सॉइल पर वहाँ पर क्या आ जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जो क्या कर देंगे? उसको डिग्रेड कर देंगे, और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर देंगे? उनको मिट्टी में मिला देंगे। अब यहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी।
अब इसी तरीके से मैन्योर बनाने में भी क्या होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज आते हैं। कैसे? तो हम जब खाद बनाते हैं तो खाद बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, गोबर को या और जितने भी डेकाइन प्लांट है इन सबको क्या करते हैं, एक पिट में डाल देते हैं। पिट में डालने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ते क्यों? ताकि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर रिएक्शन कर सके और उनसे क्या कर सके, मैन्योर बना सके। तो मैन्योर बनाना भी किनका काम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन भी क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो पेड़ों की या पौधों की जड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। अब नाइट्रोजन अगर सॉइल में प्रेजेंट होगी तो जो हमारी क्रॉप है वो क्या होगी, अच्छी होगी, तो सॉइल क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइक्रोब इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मेक मैन्योर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दीज एड वर्क विच डन बाय माइक्रोब्स। उसके बाद में हम घर पे क्या क्या माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, तो हम जब ब्रेड बनाते हैं, मेकिंग ब्रेड बनाने में हमें क्या चाहिए, माइक्रोब्स लगते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्लोर लेंगे, फ्लोर के अंदर क्या कर देंगे, यीस्ट डालेंगे, है ना। ब्रेड बनाने के लिए हम क्या यूज़ लेते हैं, यीस्ट। यीस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यीस्ट का यूज़ भी हम किस में करते हैं, ब्रेड बनाने में। उसके बाद हम क्या, मेकिंग कर्ड यानी दही बनाने में भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिस बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कर्ड, दूध से दही बनाने में काम में आता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, और भी कुछ, जैसे कि हमें कोई खमीर उठाना है तो इनो, आजकल तो हम इनो वगैरह डालते थे, पहले हम क्या डाल देते थे, उसमें दही डाल देते थे, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, वहाँ उसमें खमीर उड़ जाता था, यानी वो फूल जाता था। तो ये सब चीज़ों में भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ लिया कि घर पर हम बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ लेते हैं, ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में, ऐसे ही कमर्शियल यूज़ में भी हम बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेकिंग ऑफ अल्कोहल बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, इन सभी केमिकल्स को बनाने में क्या करना पड़ता है, हमें बैक्टीरियाज का यूज़ करना पड़ता है। अब अल्कोहल बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्रेन जो होते हैं, ग्रेन का एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं, किससे, बैक्टीरिया से, है ना, थ्रू बैक्टीरिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से जो उसकी शुगर है, शुगर किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म इनटू अल्कोहल। तो अल्कोहल बनाने के लिए क्या मेथड यूज लेते हैं कि हम बैक्टीरिया, ग्रेन्स जो होते हैं, फॉर ग्रेन में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे वीट हो गया, है ना, वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, शुगर केन वगैरह हो गए, इन सभी का, इनको बैक्टीरिया की प्रेजेंस में रख देंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करेंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। यहाँ पर क्या होता है, CO2 और H2O की CO2 ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। तो उस फर्मेंटेशन की प्रोसेस से हम क्या कर लेंगे, शुगर को अल्कोहल में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और यहाँ पर अल्कोहल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस कहला रही है, इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ठीक है। अब ये टर्म क्या है, यानी फर्मेंटेशन क्या होता है, तो फर्मेंटेशन हम यहीं पे लिख देते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है कि जब हम किसी नेचुरल शुगर का किसी बैक्टीरिया के साथ, है ना, किसी नेचुरल शुगर का किसी बैक्टीरिया के साथ
रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर जब अल्कोहल बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, तो फर्मेंटेशन का मतलब है जब नेचुरल शुगर रिएक्ट विथ बैक्टीरिया एंड मेक alcohol. This process called fermentation. अंडरस्टूड। फर्मेंटेशन समझ में आ गया। तो फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, तो फर्मेंटेशन की जो डिस्कवरी है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ फर्मेंटेशन ये की थी हम लुईस पास्चर ने। कब की थी, तो इन 1857 में की थी। ठीक है, डन। यहाँ तक समझ में आ गया। इन्होंने कब की थी, 1857 में। अब ये क्या प्रोसेस थी फर्मेंटेशन की, नेचुरल शुगर्स को बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो हम पढ़ते हैं मेडिकल यूज़ में कि कहाँ कहाँ मेडिकल में यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ बैक्टीरिया का यूज़ आता है। तो बैक्टीरिया का यूज़ हम जनरली जो हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं उनमें होती है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। तो पहला है एंटीबायोटिक होती क्या है, तो एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है जो क्या किस चीज़ में यूज़ आती है, बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ख़त्म करने के यूज़ में आती है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए मेडिसिन which is used for destroying bacteria and curing infection। तो एक मेडिसिन है जो किस लिए यूज में आती है, तो विच यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में और इन्फेक्शन को क्योर करने में यूज़ आती है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो जनरली एंटीबायोटिक्स ली होती है उनमें क्या आता है, हमने नाम सुना है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक साइक्लिन। ठीक है, उसके बाद में एक जो जनरली कॉमन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सब क्या है, तो ये सब एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर एंटीबायोटिक्स के बाद हमारे पास एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। तो हम एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे थे हम। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, तो ये एक टाइप का प्रोटीन है जो क्या करता है, बैक्टीरिया या पैथोजेंस को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बैक्टीरिया तो हमने जान लिया क्या होता है, तो पैथोजन क्या होता है, तो पैथोजन भी माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। डिजीज causing microbes are called पैथोजन। अंडरस्टूड। पैथोजन समझ में आ गया। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब इसके बाद में और क्या क्या बीमारियां उत्पन्न करते हैं, तो कुछ कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के द्वारा उत्तेजित की जाती है या उत्पन्न की जाती है, जिनको हम अलग से लिख सकते हैं कि ये कौन सी डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो इनको बोलते हैं
कम्युनिकेबल डिजीज़। इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, माइक्रोबियल डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम infected person to healthy person is called communicable disease। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड में हो गया, चिकन पॉक्स, दीज आर द डिजीज़। उसके बाद में और डिजीज़ कौन कौन सी होती है जो माइक्रोब से फैलती है, तो उसके बाद में आता है जैसे कि मलेरिया हो गया, है ना, डायरिया हो गया। ये सब चीज़ें भी किसके द्वारा फैलती है, तो ये भी माइक्रोब्स के द्वारा ही फैलती है। जैसा कि हमने देख लिया कि हम किस तरीके से हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से उनसे डिजीज़ हो रही है, तो हम अब उस फूड को प्रिजर्व करने के भी कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं जो हमारे इसी चैप्टर के अंदर है। तो फूड प्रिजर्वेशन क्यों करना होता है, क्योंकि अगर हम फूड को बाहर रख देंगे कुछ टाइम के लिए या ऐसे ही छोड़ देंगे तो उनमें क्या हो जाएंगे, माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे और उनको ख़राब कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास दो टाइप के मेथड है। पहला है केमिकल मेथड से हम किस तरीके से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो केमिकल मेथड में हम यूज़ करते हैं ऑयल एंड इडेबल सॉल्ट या सॉल्ट, ठीक है। ऑयल और सॉल्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑयल, जैसे कि सोडियम बेंजेट हो गया, ये एक केमिकल है जिसका यूज़ हम फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं। और इसी के साथ में सोडियम मेटासल्फेट, ये भी दो केमिकल्स हैं, उनका यूज़ हम किस में करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं। अब ऑयल का यूज़ कैसे करते हैं, तो ऑयल का यूज़ हम जनरली अचार खाते हैं, तो अचार हम कब खरीदते हैं और वो कितना टाइम तक चलता है, तो उसका टाइम पीरियड कितना ज़्यादा होता है, फिर भी वो ख़राब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है। जब तक किसी चीज़ में या जैसे अचार में ऑयल रहेगा तब तक उसमें क्या होंगे, माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। उसी के बाद सॉल्ट है। हम देखते हैं कि जब लोग फिशिंग करने जाते हैं तो साथ में क्या ले जाते हैं, नमक ले जाते हैं, सॉल्ट ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि फिश हो गया, मीट हो गया, इन सबको फ्रीज करने के लिए, इनको सबको है ना इन्फेक्शन से बचाने के लिए इनको कहाँ रखा जाता है, सॉल्ट के अंदर रखा जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है। मॉइस्चर निकल जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर मॉइस्चर नहीं बचेगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ हम शुगर का भी यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। कैसे करते हैं, तो जब हम जेलीज बनाते हैं, जैम्स बनाते हैं, तो इन सब में क्या करते हैं, इनमें वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर बना रहता है, और मॉइस्चर बने रहने की वजह से माइक्रोब जल्दी ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। तो इनके अंदर क्या डाल दिया जाता है, शुगर ऐड कर दी जाती है, जिनकी वजह से उनके ऊपर एक शुगर की कोटिंग हो जाती है, जो क्या करती है, मॉइस्चर को लॉक कर देती है अंदर, जिसकी वजह से बाहर की एयर और मॉइस्चर का कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होती है, वो जेली या जेम्स खराब नहीं होते हैं। इसके बाद में हम एयर टाइट पैकेजिंग से भी हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। एयर टाइट पैकेट्स, है ना, एयर टाइट पैकेट्स भी केस में यूज़ आते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर यूज़ आते हैं। चिप्स वगैरह हम खाते हैं, उन चिप्स में क्या होती है, एयर भरी हुई होती है, ताकि वो चिप्स सिले नहीं। अब हमने कुछ ऐसे भी पैकेट देखे होंगे जिसमें थोड़ा सा भी छेद हो रहा होता है या पोर हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से अंदर के चिप्स थोड़े सिले सिले से हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर की तो जो एयर थी वो क्या हो गई, बाहर निकल गई, जिसकी वजह से अंदर के चिप्स क्या हो गए, उनमें मॉइस्चर आ गया। अब अगर उस मॉइस्चर को नहीं हटाया गया या उस चिप्स को अलग नहीं किया गया तो क्या होगा, सारी चिप्स खराब हो जाएंगी। इसी तरीके से एयर टाइट पैकेजिंग भी क्या करती है, फूड का प्रिजर्वेशन करने में हेल्प करती है। उसके साथ उसके अलावा हम नॉर्मली घर पे जो यूज़ करते हैं, बॉइलिंग, है ना, बॉइलिंग भी क्या होती है, फूड प्रिजर्वेशन में काम आती है ना। बॉइलिंग से क्या होता है, तो माइक्रोब्स
किल हो जाते हैं या माइक्रोब्स मर जाते हैं। कैसे? तो हम जब दूध को उबालते हैं, दूध को इसलिए उबालते हैं ताकि अगर उसमें कोई माइक्रोब रह गए हो तो वो जब उबलेगा या हीट की कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पे मर जाएगा। इस वजह से बॉइलिंग भी क्या है, एक मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। इसके बाद ही हमारे पास एक टॉपिक आगे रह गया था, हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होती क्या है और कैसे करते हैं, हम ये पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले तो नाइट्रोजन होती क्या है, तो नाइट्रोजन एक एटमॉस्फेरिक गैस है जिसका परसेंटेज हमारी पूरी अर्थ पर 78% है। तो 78% नाइट्रोजन हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्यों ज़रूरी है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाइट्रोजन क्या करती है, हमारे अंदर जो बहुत सारा प्रोटीन्स है उनका जो मेन एलिमेंट है या उनका कोर एलिमेंट है उसके अंदर एक नाइट्रोजन भी एक पार्ट है। तो नाइट्रोजन हर एनिमल्स को या हर प्लांट को चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ होती है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एयर में। तो एयर से उसको सॉइल में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना पड़ता है। और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता कौन है, तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन कुछ बैक्टीरियाज करते हैं जिनका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है लेग्यूमिनेस प्लांट्स की रूट में, है ना। लेग्यूमिनेस प्लांट्स रूट हैव राइजोबियम बैक्टीरिया। अंडरस्टूड। राइजोबियम बैक्टीरिया पाया कहाँ जाएगा, तो लेग्यूमिनेस प्लांट्स की रूट में। अब लेग्यूमिनेस प्लांट कौन से होंगे, जैसे कि दाल हो गई, दाल हो गई, पल्सेस हो गई या मूंगफली हो गई। तो इन सभी की जो रूट होती है उनके अंदर क्या पाए जाएंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाएंगे। और उन प्लांटों को क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेस प्लांट बोलते हैं। अब इनका लेग्यूमिनेस प्लांट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे ह्यूमंस का हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है उसी तरीके से हमने प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो लेग्यूमिनेस प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि खाली उनको प्लांट को नाइट्रोजन ही दे रहे हैं, ये बदले में कुछ तो और ले रहे होंगे। तो इनका ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये कौन सा सिम्बायोसिस दिखाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, इस रिलेशनशिप होता है क्या है, तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, फ़ायदा होता है, यानी म्यूचुअल, है ना, इनको प्रॉफिट होता है ना, म्यूचुअल प्रॉफिट। म्यूचुअल प्रॉफिट होता है किनको, दोनों प्लांट्स को, बोथ प्लांट, है ना, प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म और प्लांट दोनों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसी के बाद हम अब पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए जो हमें एक प्रोसेस होता है उसको हम एक साइकिल के रूप में पढ़ सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। सबसे पहले हमारे पास है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका कैसे होगा फिक्सेशन, सबसे पहले तो नाइट्रोजन फिक्सेटिव जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया। तो इनका ये बैक्टीरिया करते क्या हैं, तो नाइट्रोजन को मैं N2 से डिनोट कर रही हूँ और नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, फिक्सेशन।
अंडरस्टूड। नाइट्रोजन का यहाँ पर हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जिसकी वजह से कहाँ आ रहे हैं ये, सोयल में। ठीक है, यहाँ से सोयल में आने के एक और तरीका होता है जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग यानी बिजली गिरना, जब बिजली गिरती है तब भी कुछ नाइट्रोजन क्या हो जाती है, सोयल में आ जाती है। अंडरस्टूड। अब इसके बाद में यहाँ से कुछ जो बैक्टीरिया होंगे वो डायरेक्टली क्या करेंगे, सोयल से डीनाइट्रिफिकेशन करके उसको पुनः उसे नाइट्रोजन को वापस से कहाँ भेज देंगे, ऊपर, यानी हवा में या एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। क्या करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन करके वो पुनः कहाँ भेज देंगे, एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। अब यहाँ से ही हम देखें कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स यहाँ से जो नाइट्रोजन आई है वो नाइट्रोजन बैक्टीरिया ने फिक्स कर दिया। अब सोयल से वो कहाँ जाएगा, तो सोयल से वो जाएगा प्लांट में। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जाएगा। प्लांट को कौन खाएगा, तो प्लांट्स को एनिमल खाएंगे। ठीक है, एनिमल उन्हें ईट कर देंगे। एनिमल के डेड होने के बाद में वो वापस से कहाँ चले जाएंगे, तो वो सोयल में चली जाएंगे, है ना। एनिमल के मरने पर या एनिमल के जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड है उनकी वजह से वो वापस से नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी, सोयल में, और सोयल से वापस कहाँ आ जाएगी, वो एटमॉस्फेयर में। किस प्रोसेस से, तो डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये एक नाइट्रोजन साइकिल का चक्र होता है जो हमें समझना आता है। नाइट्रोजन साइकिल एक बार फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कहाँ आएगी, सॉइल में आएगी। कैसे आएगी, दो तरीके हैं। पहला तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा, दूसरा हो गया लाइटनिंग द्वारा, यानी बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में भेज देंगे या फिर क्या करेंगे, लाइटनिंग के साथ सॉइल में आ जाएगी। उसके बाद में एक तो सीधी यहाँ से डीनाइट्रिफिकेशन हो सकता है या फिर सॉइल में क्या उगेंगे, प्लांट उगेंगे। प्लांट में वो चले जाएगी नाइट्रोजन प्लांट में जाने के बाद उस प्लांट को क्या कहेंगे, एनिमल खाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, वो नाइट्रोजन एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब एनिमल्स के और प्लांट्स के मरने पर या डेड होने पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डेड हो रहे हैं, है ना। तो डेड होने पर क्या होगा, ये वापस काम मिल जाएंगे, सोइल में मिल जाएंगे। प्लांट भी डेड हो गए, प्लांट के और एनिमल के डेड होने में वापस से नाइट्रोजन कहाँ मिल जाएगी, सॉइल में मिल जाएगी, और इसी सॉइल से वापस से डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। हमने नाइट्रोजन साइकिल समझ लिया। एक बार मैं फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बता देती हूँ। 78% नाइट्रोजन कहाँ है, हमारे पूरी अर्थ पर प्रेजेंट है, कहाँ, एयर में, और इसको फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो ये लेग्यूम्स प्लांट्स की रूट में पाया जाता है, और ये वहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप है, जहाँ पर दोनों को म्यूचुअल प्रॉफिट होता हो, जिसमें बोथ प्लांट और ऑर्गेनिज्म दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो प्लांट को तो नाइट्रोजन मिल रही है और ऑर्गेनिज्म को रहने की जगह मिल रही है और उसको खाने के लिए फूड मिल रहा है। उसके बाद में हमने पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल, जो कि है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका बैक्टीरिया द्वारा फिक्सेशन किया जाता है ताकि वो सॉइल में आ जाती है। सॉइल में आने का एक और तरीका है लाइटनिंग द्वारा। जब एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है यानी बिजली कड़कती है, तब भी क्या होती है, एटमॉस्फेयर की कुछ नाइट्रोजन सॉइल में आ जाती है। अब यहाँ से कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से वापस नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ से कुछ जो नाइट्रोजन है पुनः वापस कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। उसके बाद में सॉइल के अंदर क्या बोए जाते हैं, हम प्लांट बोते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो नाइट्रोजन है वो प्लांट में आ जाती है। प्लांट को एनिमल खाते हैं, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, और फिर यहाँ से अब प्लांट और एनिमल के डेड होने पर वो नाइट्रोजन पुनः सॉइल में मिल जाती है, और सॉइल से वापस से डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मिल जाती है।
तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।